नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लालू और चिदंबरम परिवार के ठिकानों पे जो छापे पड़े हैं, उसके बाद में एक सियासी रंगत भी जम गई है और प्रतिपक्ष का साफ आरोप है कि सत्ता के मदहोश में बीजेपी प्रतिपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन लालू ने पलटवार करते हुए कहा है कि एक लालू पे हाथ डालोगे 1 करोड़ लालू देश में खड़े होंगे। साथ ही कांग्रेस ने भी निशाना साधा है कि सीबीआई को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टूल बनाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं के छापे डाल करके। चले हम आपको सुनाएंगे भी। और क्या ये सीबीआई एक बार फिर टूल बन रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले भी तोते की तरह बताया गया सीबीआई को। कोर्ट ने बाकायदा उस वक्त रंजीत सिन्हा के वक्त ये एक चर्चाओं में था, उस वक्त एक वक्तव्य कोर्ट का। फिर क्या सीबीआई उसी तर्ज पे चल पड़ी है या फिर 20 साल बाद लालू के जो बेनामी संपत्ति का मामला है 1997 के बाद फिर एक बार जरूरी हो गया था कि फाइलों को खंगाला जाना चाहिए। चले हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल उस कार्रवाई के बाद चिदंबरम, सुरजेवाला, लालू सहित कई नेताओं के बयान सामने हैं। कौन क्या कर रहा है, एक बार हम आपको सुनाते हैं। Chidambaram had only one reputation, that he was a crooked, mean liar. What he did against Sadhvi Pragya and so many other people. I mean, this Hindu terror. He even changed the Samjhauta Express from LET to Hindu groups. I mean, the man across the board, he's a liar, cheat, fraud, and he has to be in jail. That is true. That there was, I was also unhappy with the delay. किसी न किसी विपक्ष के नेता की आवाज को दबाने की साजिश और षड्यंत्र। आए दिन किसी न किसी विपक्ष के नेता या सरकार का विरोध करने वाले पत्रकार या इंडिपेंडेंट व्यक्ति के खिलाफ झूठे मुकदमे को दर्ज करना भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदंबरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। कोई मुझे आश्चर्य नहीं है, वो सभी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। उन साजिश है और राजगीर सम्मेलन में हमने कहा है कि भाजपा की योजनाबद्ध साजिश है कि बाबू लालू प्रसाद और उनके परिवार को ध्वस्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि सेकुलर पार्टी को एकजुट करने के लिए रैली बुलाई गई है, आहूत किया गया है। देश भर के सेकुलर पार्टी सब नेता लोग एकजुट होइए, तो देखा जाए सब एकजुट हो जाएगा तो केंद्र सरकार हट गिर जाएगी। तो केंद्र सरकार को बचाने के लिए उल्टे ही अपना हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो छापेमारी में सब चीज निकल रहा है। मैं तो नीतीश जी से कहना चाहूंगा कि आप बिहार के महागठबंधन पर विचार करें और वैसे लोगों का आप साथ ले रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। एक तरह से यह बिल्कुल साबित हो रहा है कि आप वैसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो कहीं न कहीं घोटाले और भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। अब किसको क्या मिलेगा यह पता नहीं है, लेकिन इस देश के लोगों को न्याय मिल रहा है और ऐसे लोगों की अब कोई गुंजाइश नहीं है राजनीति में जो गरीबों के खून पसीना की कमाई लुटते रहते हैं। तो चलिए, प्रतिपक्ष गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। सुरजेवाला कह रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी प्रतिपक्ष के नेता के यहां छापे डाले जा रहे हैं महज एक दबाव बनाने के लिए। चलिए हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता मुकेश शेलावत जी हमारे साथ हैं, विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी नेता हमारे साथ हैं, अर्चना शर्मा जी कांग्रेस लीडर हमारे साथ में हैं। अर्चना जी, आपसे जानना चाहूंगा, सुरजेवाला कह रहे हैं कि आए दिन दबाव बनाने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी कोई इलेक्शन आगे होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, किसी असेंबली का इलेक्शन हो या किसी भी प्रकार का निकायों का इलेक्शन हो, तो टैक्टिक्स यही रहती है भारतीय जनता पार्टी की कि किस प्रकार से दबाव में लाकर माहौल या तो बनाया जाए इस तरह का जिससे देश में एक तरह का संदेश जाए कि सब करप्शन के आधार पर हम स्टिग्मा लगाना चाहते हैं विपक्ष पे, या फिर कोई इस तरह के हथकंडे अपनाए जाए जिससे कि टारगेट हो ऑपोजिशन की पार्टी। जिसमें तो आप भी खुद अनुभव करते होंगे मीडिया के सजग मीडिया होने के नाते कि ऐसे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती रही है।
पी चिदम्बरम जी के पुत्र के घर पे छापे मारना या फिर लालू प्रसाद जी के दिल्ली के जो इलाके हैं उन पर छापे मारना, और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार की कार्रवाई इनकम टैक्स ऑफिसर्स को सिर्फ वर्बल या फिर यूं कह सकते हैं फोन पर निर्देशित किया जा रहा है कि आप जाकर के फलाने टारगेट्स को अटैक करिए और उसके आधार पर उन पर कार्रवाई करिए। अब अरुण जेटली कल तक तो ये कह रहे थे कि साहब ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, इसमें मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन आज से कहना शुरू कर दिया कि डरते क्यों है, बेनामी संपत्ति का जो एक्ट बनाया इन्होंने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में जो इनेक्ट किया है उसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें समस्या ये है योगेंद्र जी कि जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी सामने है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को यूं कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को आभास है कि जो ऑपोजिशन पार्टी से वो एक फ्रंट पे आकर के कोई ऐसे कैंडिडेट का चयन कर सकती है जो सर्व स्वीकार्य हो। उस अवस्था में जो इनके लाइज हैं उनमें भी हो सकता है फूट पड़ जाए, और उस फूट के मद्देनजर अगर आप देखें साउथ की पार्टीज हैं उन पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और अन्यत्र स्थानों में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि उड़ीसा को ले लीजिए, वहां पर जो उनकी एक गवर्नर है उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, तो उनमें भी कह सकते हैं कि वोकल उनका एक स्टैंड सा आ गया जिसमें कि क्लैरिटी नहीं है। तो विपक्ष को कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसको इस तरह से परेशान करना है कि वो एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पर ना आ पाए, यह हथकंडे निश्चित रूप से अपनाए जा रहे हैं। और ऑपोजिशन विशेषकर कांग्रेस का ये मानना है कि यदि सरकारी इंस्टीट्यूट्स का दुरुपयोग किया जाएगा, अपने निहित स्वार्थ साधने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो हम किसी से डरते नहीं। आप इनकम टैक्स की छापे डालिए, आप किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कीजिए, भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है? बिल्कुल पॉलिटिकल मैंडेटा है। यदि सचमुच में करप्शन के एलिमिनेशन की इनकी भावना होती तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के इनको मुखर होना चाहिए था, जिसमें कि जो स्टेट मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी जो होम मिनिस्ट्री के जो स्टेट मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनके भाई का एक बहुत बड़ा घोटाला एक ब्यूरोक्रेट ने खोल करके रख दिया, तो उस ब्यूरोक्रेट को एपीओ कर दिया। और उस घोटाले के संदर्भ में जो किरण रिजिजू का खुद का स्टेटमेंट आया मीडिया को लेकर के कि मैं चप्पल खोल के तुम्हें मारूंगा, इस तरह की जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करनी तो कांग्रेस जो 1-1.5 साल से कह रही है कि गुजरात थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में 20,000 करोड़ का घोटाला जो नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उसका खुलासा होना चाहिए। हम जिस तरह की मांग रखे उस पर तो इनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन टारगेट किस लीडरशिप को कर रहे हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव है, वो एक यूनाइटेड फ्रंट को बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपका मानना है कि पॉलिटिकल प्रेशर के लिए ये स्टैंड चाहे वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, आप सब जगह ये प्रक्रिया आपके पास वापस लौटूंगा। विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ हैं। कुलवाल साहब, मायावती भी यही बात कहती रही है, आपकी पार्टी की सुप्रीमो है, उनका भी यही कहना रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। इनकम टैक्स के अभी नोटिस मिले आपकी पार्टी सुप्रीमो को, तो उसके बाद यही कहा गया। ऐसा क्यों लगता है कि जब अपोजिशन में होते हैं और अगर सरकारी मशीनरी या फिर कहें कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर कोई कदम उठाती है तो उसे इस तरह से कहा जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए एक कवायद की जा रही है सरकार की ओर से? देखिए योगेंद्र जी, अगर सरकार को यह काम करना है और सरकारी लेवल पर सरकारी अधिकारी को यह काम करना है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब जब चुनाव आते हैं, जैसे राज्यसभा का चुनाव आए, राष्ट्रपति जी का चुनाव आए, उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के हथकंडे अपनाती है, तो ये इसे आप क्या कहेंगे कि ये वो अधिकारी काम करे कि सरकार काम कर रही है? आप देखिए, जब राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव हुआ तो बीडी अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उनके 2 वोट इनको मिलने के बाद उस बीडी अग्रवाल के मुकदमे का क्या हुआ? क्या उसकी जांच हुई? क्या बीडी अग्रवाल को बंद किया गया? क्यों सिर्फ एक धमकी देके आप वोट के खातिर इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो? ये आपकी कौन सी आपकी ये पार्टी की ये भी कोई घोषणा पत्र में था क्या आपका? ये काम भी हम करेंगे। देखिए, ये जिस ढंग की कार्रवाई कर रहे हैं, आज इनको भी दहशत हो गई कि 2019 के लिए गठबंधन मजबूत बनने जा रहा है। उस गठबंधन से डर के ये उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो गठबंधन का मुख्य रूप से काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पे कोई भी काम करे, मगर सरकारी एजेंसियों का क्यों दुरुपयोग कर रही है? सरकार को इन एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा होगा कि इन एजेंसियों का भी कोई कहना नहीं मानेगा और देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। उसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। आज ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि इनको राष्ट्रपति के लिए वोट चाहिए। ये चाहते हैं मायावती के 18 वोट है, हमको वोट मिले राज्यसभा से। ये इस ढंग के दबाव बना के वोट लेना चाहते हैं। देखिए, मायावती एक गरीबों के नेता है। मोदी जी बोलते हैं मैं गरीबों का नेता हूं, वो गरीबों का नेता नहीं है। रोजाना नए नए सूट पहनते हैं और गरीबों के नेता है तो बहन मायावती है।
ये उस गरीबों के नेताओं को तंग करना चाहते हैं जिस गरीबों के नाम से वोट लेना चाहते हैं। तो ये देश की जनता को, ये सब देख रही जनता। देखिए योगेंद्र जी, मैंने कल भी कहा था, जनता इंतजार कर रही है कि 2019 कब है और कब इस पे हम कार्रवाई करें। और आज जो ये लगातार आप देखिए, क्या विपक्ष के नेता ही है कि इस काम के जिम्मेदार? ये सरकार में बैठे लोग तो बहुत ईमानदार है, ये तो बहुत ऑनेस्ट ईमानदार है, इनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं है। तो इस प्रकार की कार्रवाई करके सरकार क्या दर्शाना चाहती है? कुल मिला के आपको ये लगता है कि प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है और नेताओं पे दबाव बनाया जा रहा है ताकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान आप लोग सपोर्ट कर सके और बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बन रहा है वो किसी भी तरह से ना बन पाए, आपका ये कहना है? यही दिख रहा है ना साहब। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और चेलावत साहब आपसे जानना चाहूंगा कि सीबीआई को टूल बनाने की बात एक बार फिर उठ रही है। यही आरोप आप लोग लगाया करते थे जब अपोजिशन में थे। आज कांग्रेस सहित विभिन्न जो पार्टियां हैं वो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप टूल की तरह से उपयोग कर रहे हैं। योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब नोटबंदी के बाद में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने घोषणा की थी और इसका एक्ट भी बनाया कि जितनी भी बेनामी संपत्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को टारगेट, राजनीतिक व्यक्ति को टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआई या आईटी डिपार्टमेंट प्रतिदिन पूरे देश के अंदर सैकड़ों जगह कार्रवाई करते हैं, लेकिन कभी राजनेता उसके ऊपर कभी नहीं बिलबिलाते हैं। और जब राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तभी इनका आरोप होता है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। नहीं, इनका नहीं सर, मैंने अभी आपसे एक सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप लोग अपोजिशन में थे यही आरोप कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट पे लगते थे? नहीं, मेरा ये कहना है कि इसमें बिल्कुल पारदर्शिता वाली बात है। जब जयपुर में ही कई व्यापारियों के यहाँ पे छापे पड़ते हैं तब कोई राजनीतिक दल नहीं बोलता कि साहब ये सरकार दबाव की राजनीति कर रही है, व्यापारियों को दबाने का प्रयास कर रही है। जब राजनीतिक व्यक्ति, वो केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जबकि उनका भी एक व्यापारिक साम्राज्य है, और व्यापारिक साम्राज्य में अगर किसी प्रकार की कोई जांच होती है, और जहां तक मैं समझता हूं अगर ये मान के चलते हैं लालू जी हो या चिदम्बरम जी है, क्या अगर वो ये मान के चलते हैं तो उन्होंने कोई गलत नहीं कर रखा, तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है? जैसे सामान्य व्यापारी अपने ऊपर जब छापे होते हैं या सीबीआई के आईटी की जांच होती है तो सामान्य तरीके से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से या वकील के माध्यम से अपना तर्क रखते हैं, और जिस प्रकार जितना भी हो सकता है वो अपना पक्ष रख के अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर इन्होंने गलत कुछ नहीं कर रखा है तो इनको भी अपने जो सक्षम व्यक्ति है उसके माध्यम से, वकील के या चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से इनको अपना पक्ष रखना चाहिए। इसमें राजनीति का है, राजनीति का अलग चीज है और आपका व्यापारिक साम्राज्य अलग चीज है, दोनों में अंतर है। और अगर आपने कुछ गलत नहीं कर रखा तो उसमें सरकार के ऊपर आरोप लगाने की क्या जरूरत है? आपको तो सीधा सीधा है अपना कागजात प्रस्तुत करें और अपने आप को बचाएं। चलिए मैं एक बात मैं जानना चाहूंगा, राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, बहुत इन्वेस्टिगेशन किए होंगे। सिंह साहब, मैं ये बात जानना चाहूंगा कि कोई भी मुद्दा जब ये पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर से जुड़ा होता है, वर्षों पुराना होता है, अचानक वो बाहर आता है, ये तो देखिए खैर वैसे विशेष अधिकार है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लगता है कि ये अभी इसमें कुछ नए फैक्ट्स हैं, हम जांच कर सकते हैं, तो करने का अधिकार है उनको। लेकिन 20 साल बाद अगर लालू यादव का केस सामने आता है, कार्ति चिदम्बरम का केस लंबे समय बाद में आता है, या दूसरे केस पहले भी ऐसे हालात रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं के केस हों चाहे और कोई मामले हों, ये अचानक जब बाहर आते हैं तो इसमें कहीं राजनीतिक बू आती है, जो उस वक्त अपोजिशन में जो लोग होते हैं उनके श्रीमुख में शब्द डाल दिए जाते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, स्टेब्लिश भी करते हैं कि वर्षों बाद अब ये इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या इसे एक पॉलिटिकल प्रेशर माना जाए? योगेंद्र जी, ऐसा है कि स्टेटों में तो सीआईडी क्राइम ब्रांच और सेंटर में सीबीआई जी, ये दो संस्थाएं ऐसी है जिनके ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो सरकारों के इशारों पे काम करती है जी। अब चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे दूसरी विपक्षी पार्टियों की हो, जब भी ये एजेंसियां काम करती है तो इनके ऊपर ये आरोप लगता ही लगता है। और ये बात मैं मानता भी हूं और सही भी है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पे ही काम करती है। स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप सीआईडी क्राइम ब्रांच में आज जितने भी राजनेता हैं उन सब के जो मुकदमे हैं वो लाल बस्ते में बंधे हुए हैं। आज की तारीख में उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी जो विपक्ष में होंगे, सीबीआई में आज उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो विपक्ष में होगी। सरकार उसको औजार के रूप में काम लेती है, ये बिल्कुल सही है। जब भी कोई बड़े
इस तरह के दबाव बनाने होते हैं जब सरकार को कोई अध्यादेश पारित करना होता है, सरकार को कोई आने वाले चुनाव होते हैं उस समय कोई समर्थन लेना पड़ता है, राज्यसभा के चुनाव होते हैं उस समय बहुमत लेना होता है, तो ऐसी स्थिति में इनका इस्तेमाल करती है। इसमें कोई दो राय नहीं और ये सच्चाई है, इसको सब राजनेता जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं। बिल्कुल। पर वो इस बात को ये कहते हैं कि साहब ये हमारे खिलाफ पोजीशन बदल जाती है तो शब्द बदल जाते हैं। जब पोजीशन बदलती है तो उनके शब्द बदल जाते हैं। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कैसे भी हो, सीबीआई और सीआईडी क्राइम ब्रांच अच्छा काम करती है, चाहे अब वो बीजेपी के कहने पे कांग्रेसी नेता है, क्या वो ईमानदार है ये तय है। क्या राजनीति में ईमानदारी है? क्या बीजेपी में भ्रष्ट नहीं है, कांग्रेस में भ्रष्ट नहीं है, क्या दूसरे विपक्षी पार्टियों में भ्रष्ट नहीं है? कितना आप देखिए साम्राज्य स्थापित हो गया लोगों के पास, बहुत गरीबी की हालत में जो आते हैं और उसके बाद उनका देखिए आप वैभवशाली जीवन, उनके साधन देखिए आप, उनकी गाड़ियां, उनके मकान, फार्म हाउसेज देखिए, कहां से आ गए वो? क्या इतना सैलरी मिलती है राज्यसभा के सदस्यों को, विधायकों को, मंत्रियों को? क्या वो इतना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं? निश्चित रूप से वो पैसा जनता का ही है और वो किस रूप में आता है, चाहे उद्योगपतियों के रूप में, कॉरपोरेट के रूप में, रिश्वत के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, वो एक अलग इश्यू है। आता जरूर है, बिना आए इतना वैभवशाली जीवन हो ही नहीं सकता। और राजनीति के प्रति लोगों में आकर्षण क्यों है? इसीलिए आकर्षण है, पैसे के कारण आकर्षण है, पावर के कारण आकर्षण है, पॉपुलरिटी के कारण आकर्षण है, और इसीलिए लोग जा रहे हैं राजनीति में, नौकरियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, व्यापार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति राजनीति में आना चाह रहे हैं। कारण यही है। इसलिए सीबीआई जो उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अभी रंजीत में जो आप थे उनके उसमें सिन्हा थे, उनके समय ये साबित हो गया कि उन्होंने किस तरह से काम किया था। वो कांग्रेस के समय हुआ था, अब बीजेपी के समय हो रहा है, जब कांग्रेस कह रही है साहब ये क्या हो रहा है। और आप ये देखिए, और सबकी फाइलें, सब जो भी आपके सीबीआई को अगर खंगालोगे ना आप, तो बीजेपी के सारे नेताओं की फाइल वहां मिल जाएगी। आपको जितने पार्टियां हैं उस सब नेताओं की फाइलें वहां मिलेगी, कांग्रेस वालों की भी फाइल मिलेगी। अब जो है सरकार बदलेगी तो उनकी पोजीशन बदल जाएगी, उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका कारण भी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सीबीआई और सीआईडी क्राइम ब्रांच जो भी है वो स्वतंत्र एजेंसियां नहीं है। उनके ऊपर स्थानांतरणों का दबाव है, उनके ऊपर पोस्टिंगों का दबाव है। हर अधिकारी ये चाहता है कि भाई मैं भी कोई अच्छी जगह लगूं, अच्छी जगह पोजीशन लूं मैं। तो ये जो एक मानसिकता है अधिकारियों के अंदर है, उसके कारण से वो राजनेता है, उनके इर्द गिर्द अपना अच्छा एक सहानुभूतिपूर्वक वातावरण बनाने के लिए वो उनके इशारों पे काम करते हैं। आप देखिए जो सीबीआई का डायरेक्टर बनता है वो जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है उसी के जो लोग होते हैं वो ढूंढ के लाते हैं उसको कि भाई हमारे कौन विश्वास पात्र है जो हमारे से काम करेगा। और ये सभी की रीति है। कौन आपको, आप ये बताइए कि कहीं पे भी कोई जो की पोस्टें हैं उनमें चयन का कोई आपका कोई आधार है क्या कि कोई मेरिट बना रखी है, कोई उसका ये कोई सीनियरिटी के आधार पे उनको नियुक्त किया जाता है? सब अपनी मनमर्जी से नियुक्त किया जाता है। जो मेरिट के आधार पे नियुक्त किया जाए तो फिर इस तरह की समस्याएं पैदा नहीं हो। तो हम ये केवल अगर आदर्शवादी बातें करें कि साहब केवल हमारे समय में तो बहुत अच्छा काम होता था और अब की बार सीबीआई का मिसयूज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि सीबीआई है वो पिंजरे का तोता है, उसको बिल्कुल पिंजरे में बंद कर रखा है, जैसे मालिक कहता है वो वैसे ही बोलता है, वैसे ही काम करता है, कहीं दो राय ही नहीं है इसके अंदर। राजेंद्र जी, आपने सच कहा और ये कड़वा सच है जो सभी राजनीतिक दलों को मानना चाहिए। अर्चना जी, आप सहित सभी राजनीतिक दलों पे एक सवाल खड़ा हुआ है कि जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं तो ये शिकंजा लगता है, दुर्भावना लगती है, और जब हम सत्ता पक्ष में होती है तो एजेंसी अपना काम कर रही है। दो बातें होती हैं। जो सत्ता पक्ष के वक्त आप लोग बोलते थे वही बात आज ये लोग बोल रहे हैं। आज जो ये बात बोल रहे हैं कल हो सकता आप लोग भी यही बात बोले। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एजेंसीज को क्या वास्तव में फ्रीडम नहीं होनी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, मैं हालांकि राजेंद्र जी का बहुत बड़ा एक अनुभव रहा है पुलिस विभाग में, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के चरित्र में अंतर देखने का प्रयास करेंगे तो आप महसूस करेंगे कांग्रेस में यदि किसी पर आरोप लगा किसी भी समय
तो हमने कोई परहेज नहीं किया किसी से भी किसी भी के खिलाफ कार्रवाई या उसके खिलाफ जांच करवाने में। हमने खुद ने अपने टेन्योर के दौरान जब भी लोग कहे थे 2G 3G और ना जाने क्या क्या आरोप लगे, तो हमने सीबीआई जांच के खुद आदेश दिए सत्ता में रहते हुए। तो इतना बड़ी इच्छा शक्ति और इतना बड़ा कह सकते हैं चारित्रिक गुण तो होना ही चाहिए किसी भी पार्टी में। यदि आरोप लगे तो हमने इस्तीफे भी लिए अपने मंत्रियों से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं है, वहां तो ये कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसे संरक्षण दिया जाता है, और संरक्षण इस प्रकार से दिया जाता है जिसके ज्वलंत उदाहरण तो आज प्रदेश में देखने को मिला कि ललित गेट कांड आया, इतना बड़ा खुलासा हुआ। उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं था, उसमें देशद्रोह का मामला भी लगना चाहिए था, लेकिन उसको किस तरह से दबाया गया आप सब उसके साक्षी हैं। सिर्फ उस प्रदेश की मुख्यमंत्री संलिप्त नहीं थी, एक्सटर्नल अफेयर्स जो मंत्री हैं भारत सरकार की, उनके ऊपर भी आरोप लगे। उसके बाद माइनिंग स्कैम आ गया। हम तो अपने राज्य की ज्यादा स्पष्टता के साथ बात कर सकते हैं या फिर उन मुद्दों के बारे में बात कर सकते हैं राष्ट्रीय महत्व के हो गए। तो हम लोगों के और इनके चरित्र में इतना तो अंतर जरूर है कि यदि हमारी पार्टी में किसी पर आरोप, सिर्फ आरोप की बात करें, वो आरोप साबित होना एक अलग मुद्दा है। किसी के द्वारा आरोप लगाए जाने पर भी माननीय सोनिया गांधी जी ने यूपीए चेयरपर्सन होने के नाते उनसे इस्तीफे लिए, इस्तीफे लेकर जांच भी करवाने का काम किया। तो ये कम से कम इस गुण को तो हम आत्मसात करते हैं, इस राजनीतिक रूप से शुचिता की बात इसको मैं कहना चाहूंगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि कैसे जो ये बात कह रहे थे अभी राजेंद्र सिंह जी, वो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज के आधार पर काम करती है। वो इस तरह से करती है कि यदि आपके खिलाफ राजेंद्र जी सभी के लिए कह रहे हैं, नहीं उसी में से मैं उसी को कोट करके बता रही हूँ, लेकिन मैंने आपको एक फर्क भी तो बता दिया ना चारित्रिक रूप से कितना अंतर है। अडवाणी जी भी उदाहरण है। अडवाणी जी ने तो स्वप्रेरणा से उनका केवल सांकेतिक नाम था, बिल्कुल उस सांकेतिक नाम के आधार पर उन्होंने रिजाइन किया था। मैं एक मिनट चला रहा उन्होंने यही कहा था कि जब तक मैं इससे क्लीन चिट नहीं मिलेगा मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं उन्हीं को कोट कर रही हूँ। शांति सुनिए, आडवाणी जी के चरित्र को ही बता रही हूँ, कितना दृढ़ चरित्र है उनका। यही हम कह रहे थे कि वसुंधरा जी और सुषमा स्वराज जी आडवाणी जी का अनुगमन कर लेती, जांच करवा लेती, करवाने के बाद अगर रीइंस्टेट होना था हो जाती, पाक साफ होती। तो लेकिन इस चारित्रिक गुण को अब कहाँ आत्मसात करिए भारतीय जनता पार्टी, कहाँ इन चीजों को फॉलो करना चाह रही है। उमा भारती जी को तो आप लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र का बना दिया शिकार, और अपने हिसाब से इस्तीफा दिया तो क्या हुआ, आज रिग्रेट करती है वो कि भैया मैं तो राजनीतिक षड्यंत्र का, और उन पे कोई वैसा आरोप नहीं था, वो तो किसी और तरीके के आरोप लगे थे। तो आप इसमें क्लैरिटी रखो। भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम तो खुद ही कह रहे थे जब सुषमा स्वराज जी और इनका वसुंधरा राजे जी का मामला था कि आप उनके गुण लीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जी के अनुगमन करिए नीतियों का, और उसके आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। अगर पाक साफ होंगे तो रीइंस्टेट कर देंगे। लेकिन समस्या क्या है कि किरण रिजिजू के भाई का भ्रष्टाचार आता है तो नरेंद्र मोदी जी बोलने का कोई प्रयास नहीं करते, उसको दबाने का सारा काम किया जाता है। प्रमुख समाचार पत्रों ने पूरी स्पष्टता के साथ उस सारे प्रकरण को 5-6 दिन तक छापा, मीडिया चैनल से भी उठा। आज क्या हुआ उस प्रकरण का कोई जानता ही नहीं आज। तो भ्रष्टाचार उन्मूलन की इच्छा शक्ति रखते हो तो भाई लोकपाल का भी गठन करना चाहिए। लोकपाल गठन को लेकर के स्पष्ट कह रहे हैं सारे पार्लियामेंटेरियंस या फिर जो पार्लियामेंट का इनके ज्ञाता है। आज एक समाचार पत्र में आर्टिकल भी आया, मैंने खुद ने एक समाचार पत्र में लिखा कि आपने तो विपक्ष के नेता की परिभाषा को ही खत्म करने का प्रयास कर दिया क्योंकि आप लोकपाल का गठन ही नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण कौन कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार का संरक्षक स्थापित हो रहा है, कौन मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक हित साधना चाहता है, ये पूरा देश देख रहा है। लौटूंगा आपके पास में। देखिए कुछ ये एक बड़ा बहस का विषय है कि ये अलग इश्यू है कि लालू यादव के 1997 के बाद 20 साल बाद अब छापे पड़े हैं या कार्ति चिदम्बरम के यहां पे छापे पड़े हैं, वो अलग बात है एक। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि एजेंसीज को हम किस तरह से यूज करते हैं। और राजेंद्र जी ने बिल्कुल खुलकर के बात कही है, और ये सच्चाई यह है कि अंदर से सब जानते भी हैं कि हम इसको किस तरह से टूल की तरह प्रयोग करते हैं। और एजेंसीज की भी पोजीशन ये बन गई है कि जब सरकार में वो राजनीतिक दल आता है तो दिखा दिए जाते हैं कि ये लिस्ट है और ये लाल बस्ते हैं। जिस दिन आप कहेंगे आपको संकट मोचक के रूप में इन्हें जानना हो तो उस दिन ये फाइलें हम काम में ले सकते हैं। पहली बार नहीं है, कई बार ऐसी पोजीशन मुलायम सिंह यादव के साथ हो चुकी है। जब भी लगता था यूपीए गवर्नमेंट को तो मुलायम सिंह यादव को सेकेंड टर्म के दौरान इसी तरह से यूज किया गया। कई बार स्थितियां ऐसी बनती है और आज वही पोजीशन बन गई है। लेकिन क्या जब ये जानते हुए भी उंगली क्यों उठाई जाती है? महज एक राजनीतिक दिखावे के लिए कि हाँ बिल्कुल ही अब ये अमुक पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, ये इस तरह से एक घिनौना कृत्य कर रही है और ये गलत है, संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है, इनडेमोक्रेटिक है। तो ये जो चीजें होती हैं ये जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं तब याद आती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे।